एक लड़का प्रिंस के रूप में पैदा होता है, लेकिन जब उसका लेवल चेक होता है तो सिर्फ 2 निकलता है। इतना कमजोर कि उसके अपने माँ बाप उसे जंगल में छोड़ आते हैं और पूरे किंगडम को बता देते हैं कि प्रिंस पैदा होते ही मर गया। लेकिन सच्चाई ये है कि उसकी असली ताकत इतनी ज्यादा है कि इस दुनिया की कोई भी डिवाइस उसे नाप ही नहीं सकती। मरने के बाद वो अचानक एक अजीब सी रोशनी वाली जगह पर पहुंच जाता है, जहाँ एक गॉडेस उसके सामने आती है और कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हें रीइंकार्नेशन के लिए चुना गया है। लड़का यह सुनकर बुरी तरह चौंक जाता है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि वो अपने कमरे में ही मर चुका था। गॉडेस उसे समझाती है कि जिस नई दुनिया में वो जाने वाला है वहाँ मैजिक ही सबसे बड़ी चीज है, इसीलिए वो उसे बहुत सारे ओवरपावर्ड स्किल्स देने वाली है ताकि उसकी नई जिंदगी आसान हो जाए। गॉडेस उससे यह भी कहती है कि इस बार वो अपनी जिंदगी को पूरी तरह एंजॉय करे और खुलकर जिए। लड़का बिना ज्यादा सोचे समझे कहता है कि उसे बस एक शांत और आराम की जिंदगी चाहिए, जहाँ वो पूरा दिन एनिमे देखकर और गेम्स खेलकर बिता सके और रात को चैन से सो जाए। उसे पता है कि यह सुनने में थोड़ा आलसी लगता है, लेकिन उसे यही पसंद है। वो मन ही मन सोचता है कि गॉडेस के दिए हुए ओवरपावर्ड स्किल्स का इस्तेमाल करके वो एक आराम भरी और लो प्रोफाइल जिंदगी जिएगा, चाहे यह फैंटेसी वर्ल्ड हो या कुछ और। अगले ही पल वो एक नई दुनिया में जन्म लेता है। उसे ये देखकर थोड़ा अजीब लगता है कि उसे फिर से एक बच्चे के रूप में शुरुआत करनी पड़ रही है। उसके जन्म के वक्त वहाँ मौजूद लोग खुशी से बताते हैं कि यह एक हेल्दी और शाही दिखने वाला बेटा है। उसके पिता, जो खुद एक राजा हैं, बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि यह बच्चा बिल्कुल उन दोनों जैसा ही दिखता है और उसके सीने पर रॉयल इंसिग्निया भी साफ नजर आ रहा है। रानी भी इस बात से पूरी तरह सहमत होती है। लड़के को यह जानकर बहुत अच्छा लगता है कि उसके नए माँ बाप इतने खूबसूरत और रॉयल हैं। वो सोचता है कि अब वो पूरा दिन आराम से घर के अंदर रह पाएगा। लेकिन तभी उसकी मैजिकल असेसमेंट शुरू होती है, जिसमें उसका मानी लेवल चेक किया जाता है। उसके पिता को पूरा भरोसा है कि चूंकि वो खुद डेमन किंग को हराने वाले हैं और उनकी पत्नी फ्लैश प्रिंसेस के नाम से मशहूर है, इसीलिए उनका बेटा कम से कम लेवल 40 या 50 का तो होगा ही। लेकिन जब रिजल्ट सामने आता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। बच्चे का लेवल सिर्फ 2 निकलता है। इतना ही नहीं, उसके पास कोई एलिमेंट भी नहीं है, यानी वो सिर्फ बैरियर मैजिक ही इस्तेमाल कर पाएगा, जो इस दुनिया में सबसे कमजोर मानी जाने वाली मैजिक टाइप है। यह सुनकर राजा और रानी दोनों बुरी तरह परेशान हो जाते हैं। उन्हें यह किसी बड़ी शर्मिंदगी वाली बात लगती है कि उनके जैसे पावरफुल कपल का बेटा इतना कमजोर निकला। उन्हें डर है कि अगर यह बात पूरे किंगडम को पता चल गई तो यह उनकी इज्जत के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। इसलिए राजा तुरंत फैसला लेता है कि पूरे किंगडम में यह ऐलान करवा दिया जाए कि प्रिंस जन्म के दौरान ही मर गया। लड़का यह सुनकर पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसे लगता है कि वो अभी अभी रीइंकार्नेट हुआ था और इतनी जल्दी मार दिया जा रहा है। वो मन ही मन सोचता है कि पिछली जिंदगी में भी उसके आसपास बुरे लोग थे और अब यहाँ भी वही हो रहा है। जब वहाँ मौजूद कुछ लोग राजा को यह फैसला वापस लेने के लिए समझाने की कोशिश करते हैं तो राजा गुस्से में उन्हें चुप करा देता है और पूरे किंगडम में यह खबर फैलाने का आदेश दे देता है। लेकिन इसी बीच एक बड़ा ट्विस्ट पता चलता है। असल में जिस गॉडेस ने इस बच्चे को रीइंकार्नेट किया था वो अपनी माँ से बात कर रही होती है। वो बताती है कि उसने इस लड़के को जानबूझकर ओवरपावर्ड बनाया था, लेकिन उसके नए माँ बाप को यह समझ ही नहीं आ रहा कि वो असल में कितना पावरफुल है। इसकी वजह यह है कि उस दुनिया के मेजरिंग डिवाइस सिर्फ 2 डिजिट तक ही नंबर दिखा सकते हैं। साथ ही गॉडेस ये भी मानती है कि वो गलती से उसे कोई एलिमेंट देना भूल गई। जब उससे पूछा जाता है कि उसका असली मानी लेवल क्या है तो पता चलता है कि उसका लेवल 1002 है, जो उस दुनिया के हिसाब से पूरी तरह असाधारण है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम इस बच्चे को जंगल में एक अकेले छोड़े हुए बेबी के रूप में देखते हैं। वो अपनी छोटी और कमजोर बेबी बॉडी से फ्रस्ट्रेट होता है क्योंकि वो चाहकर भी ठीक से हिलडुल नहीं पाता। तभी उसे याद आता है कि गॉडेस ने उसे बैरियर मैजिक के बारे में बताया था। वो सोचता है कि बैरियर को कैसे विजुअलाइज किया जाए, गोल शेप में, क्यूब शेप में या पूरी तरह ट्रांसपेरेंट। जैसे ही वो कोशिश करता है उसे पता चलता है कि यह मैजिक करना उसके लिए बेहद आसान है। वो बैरियर को अपनी मर्जी से बड़ा या छोटा कर सकता है, अलग अलग रंग दे सकता है और उसे लगता है कि यहाँ सिर्फ उसकी इमेजिनेशन ही लिमिट है। वो अपने ऊपर भी बैरियर लगाकर देखता है और उसे एहसास होता है कि यह पावर उसकी सोच से कहीं ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि इसे इस्तेमाल करने में कोई मानी खर्च नहीं होती। तभी अचानक उसके सामने एक बड़ा सा जंगली जानवर आ जाता है। वो अपने बैरियर मैजिक का इस्तेमाल करके खुद को डिफेंड करने लगता है। कभी मजबूत बैरियर बनाकर उसे रोकता है तो कभी छोटे छोटे बैरियर से लगातार अटैक करता है। शुरुआत में वो जानवर ज्यादा डैमेज नहीं लेता और बार बार उठ खड़ा हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो एक बहुत बड़ा बैरियर बनाकर
पूरी ताकत से अटैक करता है, जानवर आखिरकार हार मान लेता है और सरेंडर कर देता है। बाद में पता चलता है कि यह जानवर असल में एक फ्लेम फेनरियर है जो शुरुआत में इस बच्चे को खाकर अपनी मानी रिफिल करना चाहता था, लेकिन उसकी असली ताकत देखकर वो पूरी तरह हैरान रह जाता है। लड़का उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि ये जानवर बोल नहीं सकता। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो एक और मैजिक बैरियर बनाता है जो सोच को आवाज में बदल देता है और उसे उसके गले पर लगाकर फेनरिर को बात करने लायक बना देता है। फेनरिर उससे पूछता है कि वो कौन है, क्योंकि वो देखने में बिल्कुल एक नवजात इंसान जैसा लगता है। लड़का सोचता है कि उसका असली नाम सुनने में अजीब लगता है, इसलिए वो खुद को हारुतो नाम देता है और बताता है कि वो एक दूर के किंगडम से है और अपने कम मानी लेवल की वजह से छोड़ दिया गया। लेकिन फेनरिर उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे उसके अंदर इंसानों की लिमिट से कहीं ज्यादा मानी महसूस हो रही होती है। वो डर जाता है और सोचता है कि यह कहीं डेमन किंग का रीइंकार्नेशन तो नहीं है। हारुतो, जो अपनी पिछली जिंदगी में एक बेरोजगार शट इन था, नहीं चाहता कि यह फेनरियर उसे कमजोर समझे, इसलिए वो सीधा हाँ में जवाब दे देता है और खुद को डेमन किंग बता देता है। यह सुनते ही फेनरियर पूरी तरह हार मान लेता है और उससे माफी मांगने लगता है, यहाँ तक कि वो अपनी जान देने तक को तैयार हो जाता है। हारुतो उसे रोकता है और कहता है कि उसे बस इतना चाहिए कि फेनरिर आगे से उस पर अटैक न करे। फेनरिर यह सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उसकी सेवा में हमेशा रहने की कसम खा लेता है। इसके बाद फेनरिर हारुतो को अपना मास्टर मान लेता है और खुद को नया नाम देता है फ्ले। फ्ले हारुतो के लिए इतनी वफादारी दिखाता है कि वो उसकी हर बात मानने को तैयार हो जाता है। हारुतो को भूख लगती है और वो मजाक में दूध मांगता है। यह सुनकर फ्ले पूरी गंभीरता से खुद को इंसानी रूप में ट्रांसफॉर्म कर लेता है ताकि उसकी मदद कर सके। यहाँ से एक मजेदार सिचुएशन बनती है जहाँ फ्ले पूरी सिंसियरिटी के साथ हारुतो के लिए दूध का इंतजाम करने की कोशिश करता है, जबकि हारुतो को समझ नहीं आता कि यह सब कैसे मैनेज होगा। इसी बीच वहाँ एक और शख्स आ जाता है जो हारुतो को अपने साथ ले जाने की बात करता है। पता चलता है कि यह एक मार्ग्रेव है जिसकी पत्नी का बच्चा कभी जन्म ही नहीं ले पाया था। वो बताता है कि उसे पता चला है कि इस बच्चे को उसके कम मानी लेवल की वजह से छोड़ दिया गया, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका मानना है कि हर बच्चे को जीने का मौका मिलना चाहिए। फ्ले शुरुआत में उससे बहस करता है क्योंकि वो हारुतो को अपना मास्टर मान चुका है, लेकिन आखिर में दोनों के बीच एक डील हो जाती है। मार्ग्रेव फ्ले को भी अपने घर में एक अटेंडेंट के तौर पर रख लेता है ताकि वो हमेशा हारुतो के पास रह सके। अब कहानी 9 साल आगे बढ़ जाती है। हारुतो अब मार्ग्रेव के परिवार में पल बढ़ रहा है और उसकी एक छोटी बहन भी है जिसका नाम शार्लेट है। हारुतो की जिंदगी में सब कुछ आराम से चल रहा है, बस एक ही प्रॉब्लम है, शार्लेट उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती और हमेशा उससे दूर रहती है, जबकि वो फ्ले से बहुत प्यार करती है और उसके साथ खेलना पसंद करती है। हारुतो इस बात से थोड़ा उदास रहता है, लेकिन इसे ज्यादा तूल नहीं देता। हारुतो के पिता, जो खुद एक बहुत मशहूर वॉरियर हैं, उसे एक दिन अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि आज से वो उसे तलवारबाजी सिखाएंगे, क्योंकि उसका मानी लेवल बहुत कम है और उन्हें लगता है कि उसे कोई दूसरा स्किल सीखना चाहिए ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। हारुतो को पहले से ही अंदाजा था कि कुछ ऐसा होने वाला है, इसलिए वो ज्यादा हैरान नहीं होता। ट्रेनिंग के दौरान हारुतो अपने बैरियर मैजिक की मदद से अपने पिता के अटैक से बचने की कोशिश करता है। यह देखकर उसके पिता हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जो चीजें वो कर रहा है वो लेवल 30 से कम किसी के लिए नामुमकिन मानी जाती है। हारुतो खुद भी थोड़ा कंफ्यूज होता है कि आखिर उसके अंदर इतनी ताकत कैसे आई, लेकिन वो मान लेता है कि शायद यह गॉडेस के दिए हुए स्किल्स की वजह से है। बाद में हारुतो की माँ को उसके पिता से पता चलता है कि आज उन्होंने हारुतो को तलवारबाजी सिखानी शुरू की। माँ हैरान होकर पूछती है कि सब कैसा रहा, तो पिता कुछ देर सोचकर कहते हैं कि शायद हारुतो कोई रीइंकार्नेटेड डेमन है। यह सुनकर माँ बुरी तरह चौंक जाती है, लेकिन पिता उसे समझाते हैं कि उनकी शाही फैमिली के पुराने रिकॉर्ड्स में लिखा है कि कभी कभी इंसानों में भी डेमन जैसे ट्रेट्स पैदा हो सकते हैं। हालांकि हारुतो के सींग या पूंछ नहीं है, फिर भी उसका रॉयल इंसिग्निया कोई अजीब और अनजानी पावर रखता होगा। शायद यही वजह है कि फ्ले उसे इतना सम्मान देता है और उसकी हर बात मानता है। दोनों आखिर में यह तय करते हैं कि हारुतो चाहे जो भी हो, वो उनका बेटा है और वो उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करेंगे, चाहे आगे कुछ भी हो जाए। ओवर कॉन्फिडेंस ही उन पर भारी पड़ गई। यह हार एक बहुत ही शर्मिंदगी वाली हार थी। वो हारुतो से माफी मांगते हैं कि उसे इतनी छोटी उम्र में यह सब देखना पड़ा और उसे वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। हारुतो को यह बात हजम नहीं होती कि उसके पिता जैसे मशहूर वॉरियर की टीम एक साधारण बैंडेड ग्रुप से हार गई। उसे शक होता है कि गोल्ड नाम का कोई कैप्टन शायद अच्छा लीडर नहीं है। वो फ्ले को बुलाता है और उसके
उसके साथ खुद जाकर पूरी बात पता करने का फैसला करता है। वो कहता है कि सबसे पहले उन्हें उन्हीं लोगों को ढूंढना है जिन्होंने उसके पिता पर हमला किया था। दोनों उसी जगह पहुंचते हैं जहां पहले अम्बुश हुआ था और वहां उन्हें कुछ ऐसे लोग दिखते हैं जो देखने में बैंडिट्स जैसे लगते हैं, लेकिन उनके साथ कुछ ट्रेंड सोल्जर्स भी मौजूद हैं। हारुतो को अफरा तफरी फैला सके। हारुतो पूछता है कि उन्होंने बॉर्डर पर तैनात गार्ड्स को कैसे चकमा दिया, तो पता चलता है कि उन्हें अंदर से किसी ने मदद की थी। हारुतो को यकीन हो जाता है कि यह मदद करने वाला शख्स जरूर उसके पिता से भी बड़े पद पर बैठा कोई इंसान होगा। सोल्जर्स गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं कि उन्होंने जो कुछ जानते थे वो सब बता दिया है और अब वो यह मिशन छोड़कर वापस चले जाएंगे। हारुतो उनकी बात सुनकर शुक्रिया कहता है, लेकिन फिर फ्ले से कहता है कि इस पूरे फोर्ट को जलाकर राख कर दो। सोल्जर्स रहम की भीख मांगते हैं, कहते हैं कि वो तो बस ऑर्डर फॉलो कर रहे थे, लेकिन हारुतो साफ कह देता है कि उसे उनकी सफाई से कोई मतलब नहीं। आखिर उन्होंने ही उसके पिता पर हमला किया था, इसलिए वो उन्हें यूं ही जाने नहीं देगा। फ्ले पूरे फोर्ट को आग लगा देता है और वो पूरी जगह जलकर तबाह हो जाती है। इसके बाद हारुतो फैसला करता है कि वो अपने पिता को एक अनामी की आखिर बॉर्डर गैरिसन ने ये होने कैसे दिया और इसकी पूरी जांच करने का फैसला लिया जाता है। पिता को यह भी शक होता है कि यह कोई साधारण बैंडिट नहीं थे, बल्कि पड़ोसी एम्पायर की चाल थी और जिस बात का उन्हें डर था वो आखिरकार सच साबित हो गई। हारुतो अपने पिता से उसमें कोई दया नहीं थी और वो आग को कंट्रोल कर सकता था। यह सुनकर उन्हें एक खास शख्स पर शक होता है। हारुतो पूछता है कि तो क्या फर्क पड़ता है, तो पिता बताते हैं कि उनके ख्याल में एक ऐसी ताकतवर औरत है जो उनसे भी ज्यादा पावरफुल है और वो अक्सर मॉन्स्टर्स पर अपनी दबदबा जमाने के लिए घूमती रहती है। क्योंकि छोटी बहन शार्लट सामने आती है जो अब उसे लेकर बहुत उलझन में है। वो फ्ले से सीधा पूछती है कि क्या हारुतो असल में दो लोग हैं, क्योंकि उसने पिछली रात हारुतो और फ्ले को हवा में उड़ते हुए देखा था, जबकि उसे पता है कि हारुतो के पास इतनी मानी है ही नहीं कि वो नजर रखने के लिए एक अलार्म भी सेट कर देता है। एक दिन हारुतो शार्लट के पास जाकर सीधा पूछने की कोशिश करता है कि आखिर वो उसे इतनी बारीकी से क्यों देख रही है, लेकिन बात कुछ खास नहीं बन पाती। इसके बाद एक हल्का फुल्का कॉमेडी सीन आता है जहां हारुतो को नहाने के लिए बुलाया जाता है और वो सोचता है कि कम से कम बाथरूम में तो थोड़ी प्राइवेसी मिल जाएगी। कुछ समय बाद घर में यह तय होता है कि सालाना बड़ा फेस्टिवल फिर से होने वाला है और माँ और शार्लट वहाँ जाने वाली है। हारुतो के पिता कहते हैं कि वो हर साल खुद जाते थे, लेकिन इस बार उनके पास वक्त नहीं है, इसलिए उन्हें फ्ले को उनके साथ भेजना चाहिए। लेकिन पिता को पता चलता है कि फ्ले हाल ही में कहीं दिखाई नहीं दी। हारुतो झूठ बोल देता है कि उसने फ्ले को आसपास के मॉन्स्टर्स को डराने के काम पर भेजा है ताकि वो गांवों पर हमला न करे, और तारीफ करते हुए कहता है कि फ्ले असल में उसकी सोच से कहीं ज्यादा काबिल निकली। लेकिन इसी बीच हारुतो के लिए सेट किया गया वो खास को समझ आ जाता है कि यह सिर्फ एक इल्यूजन था और असली माँ वहाँ नहीं है। वो शार्लट को ढूंढने में लग जाते हैं। माँ आखिर में पकड़ी जाती है और बेहोश हो जाती है, लेकिन उससे पहले वो अपने पति, बेटी और हारुतो को याद करते हुए माफी मांगती है। ठीक उसी वक्त हारुतो वहाँ पहुँच जाता है। वो पहले से ही तेज रफ्तार से उड़कर आया होता है और मुश्किल से वक्त पर पहुँच पाता है। वो सोल्जर्स से निपटता है और शार्लट को बताता है कि उसकी झूठ बुलवा रहा है। बाद में घर पहुंचकर पता चलता है कि माँ और शार्लट दोनों सुरक्षित बच निकले हैं और फ्ले को भेजा गया था ताकि वो उन्हें वापस सुरक्षित घर तक पहुंचा सके। कुछ बॉडीगार्ड्स भी घायल हुए थे, लेकिन उन्हें भी अचानक से ठीक कर दिया गया। पिता कहते हैं कि वो चाहते हैं कि जिसने भी उनकी बेटियों को बचाया उसे धन्यवाद दे सके, लेकिन लगता है वो शख्स अपनी पहचान छुपाना चाहता है। पिता हारुतो से उसकी राय पूछते हैं तो वो कहता है कि जब तक हम सही रास्ते पर चलते रहेंगे वो शख्स हमारे साथ ही रहेगा। पिता को यह भी हैरानी होती है कि आगे बढ़ाते हुए कहता है कि हो सकता है इन लोगों ने बॉर्डर की सिक्योरिटी बढ़ने से पहले ही प्रोविंस में घुसपैठ कर ली हो। पिता उसकी सोच से हैरान होकर कहते हैं कि 9 साल की उम्र में इतनी समझदारी वाकई कमाल की बात है, जिस पर हारुतो मन ही मन सोचता है कि वो आखिर में पिता अचानक कुछ याद करते हुए एक नाम लेते हैं। वो कहते हैं कि लगता है उस औरत ने आखिरकार अपनी चाल चल दी और उन्हें पहले से ही अंदाजा था कि देर सवेर ऐसा कुछ होगा। यह सुनकर हारुतो हैरान होकर पूछता है कि आखिर यह कौन सी औरत है। शार्लट अब हर रोज बिना नॉक किए हारुतो के कमरे में घुस आती है और उससे खेलने की जिद करती है। जब से शार्लट को पता चला है कि हारुतो ही उसका सीक्रेट हीरो है, वो उसके पीछे पीछे घूमने लगी है और हारुतो को समझ ही नहीं आता कि इतनी क्लिंगी बहन को कैसे हैंडल करे। हालांकि उसे यह बुरा नहीं लगता, बल्कि उसे यह किसी पेटिंग जू में समय बिताने जैसा अच्छा लगता है। शार्लट उसके डेस्क पर रखी एक फ्लोटिंग चीज देखकर पूछती है कि यह क्या है, तो हारुतो बताता है कि यह एक सर्विलांस मैजिक है, लेकिन शार्लट इसे एंशिएंट मैजिक
मैजिक समझ लेती है, क्योंकि हारुतो ने पहले अपने पिता से ये झूठ बोला था कि वो एंशिएंट मैजिक पढ़ रहा है। शार्लेट को लगता है कि हारुतो सच में इतनी मेहनत कर रहा है, इसलिए वो एक्साइटेड होकर बताती है कि कैसल की लाइब्रेरी में इस पर बहुत सारी किताबें मौजूद है और वो उसे दिखाने के लिए तैयार हो जाती है। लाइब्रेरी पहुंचकर हारुतो हैरान रह जाता है कि इतनी बड़ी लाइब्रेरी उससे अब तक छूटी कैसे रह गई। किताबों से पता चलता है कि एंशिएंट मैजिक असल में नॉन एलिमेंटल होती है, जबकि मॉडर्न मैजिक हमेशा 4 एलिमेंट्स में से किसी एक से जुड़ी होती है। यह पढ़कर हारुतो को समझ आता है कि उसका बैरियर मैजिक असल में जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा एंशिएंट मैजिक से मिलता जुलता है। शार्लेट बताती है कि उसे यह किताबें पढ़ने में मान और फ्ले ने बहुत मदद की और अब वो चाहती है कि हारुतो भी उसे यह सब पढ़कर सुनाए। हारुतो मान जाता है और शार्लेट सीधा उसकी गोद में बैठ जाती है, ये कहते हुए कि माँ और फ्ले भी उसे इसी तरह पढ़कर सुनाते हैं। किताब में लिखा होता है कि पहले ऐसे गॉड्स होते थे जो अलग अलग दुनियाओं के बीच सफर कर सकते थे। यह सुनकर शार्लेट बहुत हैरान होती है। हारुतो को यह सुनकर अपनी पुरानी दुनिया के एनिमे याद आ जाते हैं और जब शार्लेट पूछती है कि यह क्या चीज है तो वो पूरे जोश में आकर उसे एनिमे के बारे में घंटों समझाने लगता है कि कैसे हर फ्रेम को कलर करके फोटोग्राफ किया जाता है और फिर वो तस्वीरें अचानक हिलने और बोलने लगती हैं। बाद में उसे एहसास होता है कि वो इतना ज्यादा बोल गया कि शार्लेट उसे अजीब समझ सकती है, लेकिन शार्लेट को यह सुनकर बहुत दिलचस्पी हो जाती है। वो कहती है कि यह कोई शानदार मैजिक जैसा लगता है और वो इसे खुद देखना चाहती है। हारुतो को यह देखकर बहुत अच्छा लगता है कि उसकी बहन इतनी एक्साइटेड है और वो उसे एनीमे दिखाने का पक्का इरादा कर लेता है। लगभग 2 हफ्ते बाद वो आखिरकार अपना प्लान पूरा कर पाता है। वो मैजिक की मदद से मॉडर्न इंटरनेट कनेक्शन तक पहुंच बना लेता है और अच्छी बात यह है कि उसके सारे पुराने स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शन अब भी एक्टिव हैं। वो शार्लेट के लिए एक अलग चाइल्ड अकाउंट बना देता है। शार्लेट पूछती है कि क्या ये एक ऐसा मैजिक डिवाइस है जिससे वो एनीमे देख सकती है। हारुतो हाँ कहता है और उसे लिस्ट में से कुछ चुनने के लिए कहता है। जैसे ही एनीमे शुरू होता है शार्लेट पूरी तरह हैरान रह जाती है कि तस्वीर हिल भी रही है और बोल भी रही है, लेकिन उसे एक प्रॉब्लम होती है, वो इसकी भाषा बिल्कुल नहीं समझ पाती क्योंकि यह जापानी में होता है। हारुतो को याद आता है कि उसे यह भूल गया था कि शार्लेट को जापानी नहीं आती। शार्लेट उससे जापानी सिखाने की गुजारिश करती है। यहाँ से एक बहुत मजेदार बात होती है। शार्लेट सिर्फ 5 साल की होने के बावजूद कुछ ही घंटों में हिरागाना और कातकाना सीख जाती है और कुछ ही दिनों में स्कूल लेवल के कांजी भी समझने लगती है। हारुतो को समझ नहीं आता कि इस दुनिया के बच्चे इतने तेज कैसे होते हैं। शार्लेट अब पूरी तरह एनीमे में डूब चुकी है। वो एक ज़ॉम्बी थीम वाले एनीमे की दीवानी हो जाती है जिसमें जस्टिस के हीरो शहर को बचाते हैं। महज 2 हफ्तों में ही वो इतनी अच्छी तरह जापानी सीख लेती है कि हारुतो को शक होने लगता है कि शायद शार्लेट असल में एक जीनियस है। हारुतो अपने आप को समझाता है कि एक बड़े भाई के तौर पर उसे थोड़ा सख्त रहना चाहिए, इसलिए वो शार्लेट के लिए दिन में सिर्फ 3 घंटे टीवी देखने की लिमिट तय कर देता है। शार्लेट इस पर नाराज होती है, लेकिन हारुतो अपनी बात पर टिका रहता है और उसे डिनर के लिए बुला लेता है। उसी शाम माँ शार्लेट से पूछती है कि वो हारुतो के साथ इतना समय क्यों बिता रही है, तो शार्लेट बताती है कि वो एंशिएंट मैजिक पढ़ने में उसकी मदद कर रही है। माँ ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है कि हारुतो ने अपनी छोटी बहन को अपनी पढ़ाई में शामिल किया और वो हारुतो से कहती है कि वो ध्यान रखे कि शार्लेट कहीं ज्यादा न बहक जाए। रात को हारुतो शार्लेट से साफ कह देता है कि आज के लिए एनीमे बंद, तो शार्लेट कहती है कि ठीक है, फिर वो नहाकर जल्दी सो जाएगी। लेकिन जब हारुतो बाथरूम में जाता है तो वो देखकर हैरान रह जाता है कि शार्लेट भी वहीं मौजूद है। वो कहती है कि उसने माँ से कहा था कि आज वो हारुतो के साथ ही नहाएगी। इस पूरी सिचुएशन में शार्लेट अचानक हारुतो के शरीर पर बना वो खास निशान देख लेती है और तुरंत पहचान लेती है कि यही तो जस्टिस हीरो का इंसिग्निया है। हारुतो मान लेता है और उससे फिर से वादा लेता है कि यह बात किसी को नहीं बतानी। शार्लेट खुशी खुशी वादा कर लेती है और दोनों एक दूसरे को गुड नाइट कहकर सो जाते हैं। बाहर से माँ और फ्ले ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं कि दोनों भाई बहन इतने करीब आ गए हैं। कुछ दिन बाद पिता फिर से बैंडिट से निपटने के लिए निकलते हैं। शार्लेट थोड़ी परेशान होती है, लेकिन हारुतो उसे समझाता है कि ये सिर्फ आम लोग हैं और पिता आराम से उन्हें संभाल लेंगे। शार्लेट पूछती है कि अगर वो आम लोग हैं तो बैंडिट क्यों बने। हारुतो बताता है कि पूरे किंगडम में पावर स्ट्रगल चल रहा है। शार्लेट मासूमियत से पूछती है कि क्या कोई तरीका नहीं है जिससे सब लोग खुशी खुशी रह सके, और फिर हारुतो से जिद करती है कि वो अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करके जस्टिस के लिए लड़े, क्योंकि जैसा उसने किसी एनीमे में सुना है बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। हारुतो हैरान होकर पूछता है कि क्या उसने यह लाइन किसी एनीमे में सुनी थी, लेकिन आखिर में उसकी जिद के आगे हार मान लेता है। शार्लेट खुश होकर पूछती है कि क्या इसका मतलब है वो अब ट्रांसफॉर्म करके जस्टिस
जस्टिस के लिए लड़ेगा। हारुतो को समझ आ जाता है कि शार्लट उसे किसी एनिमे कैरेक्टर जैसा समझ रही है, इसलिए वो मजाक में ट्रांसफॉर्म बोलकर खुद को एक बड़ी उम्र के इंसान के रूप में बदल लेता है। शार्लट यह देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है। हारुतो उसे साथ ले जाने से मना कर देता है, लेकिन उसके लिए एक मैजिक स्क्रीन बना देता है ताकि वो घर बैठे सब कुछ देख सके। बैंडिट्स के पास पहुंचकर हारुतो पहले उनका भागने का रास्ता बंद करता है, फिर सोचता है कि शार्लट को थोड़ा एक्शन दिखाना चाहिए। वो खुद को एक हीरो के तौर पर पेश करता है और बैंडिट्स उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो कुछ ही पलों में सबको बेहोश कर देता है। यह ध्यान रखते हुए कि ज्यादा खतरनाक कुछ न हो, क्योंकि एक बच्ची यह सब देख रही है। तभी वहाँ उसके पिता गोल्ड पहुँच जाते हैं और हैरानी से पूछते हैं कि क्या उसने अकेले ही इन सबको हरा दिया। हारुतो को समझ नहीं आता कि क्या जवाब दे, इसलिए वो अपने असली नाम की जगह कुछ और नाम सोचने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ समझ नहीं आता तो कह देता है कि उसका नाम अभी तय नहीं हुआ। पिता पूछते हैं कि क्या वही है जिसने पहले उनकी पत्नी और बेटी को बचाया था। हारुतो टालमटोल करता है। पिता पूछते हैं कि वो ये सब क्यों कर रहा है, तो हारुतो हड़बड़ी में जस्टिस को लेकर कुछ अजीब सी लाइनें बोलने लगता है, जिससे वो खुद ही खुद पर शर्मिंदा हो जाता है। लेकिन शार्लट यह सब देखकर बहुत खुश होती है और उसे और लड़ते देखना चाहती है। धीरे धीरे यही अवतार एक नाम पा लेता है, ब्लैक नाइट, जो अब शार्लट का पसंदीदा हीरो बन जाता है। कुछ महीने बाद हम देखते हैं कि हारुतो ने लाइब्रेरी में पड़ी हुई एंशिएंट जानकारी की मदद से अपना एक रोबोटिक कॉपी भी बना लिया है, जिसका नाम वो हार्टो रखता है। ये कॉपी हूबहू उसी की तरह दिखता और बात करता है, और हारुतो सोचता है कि अब वो असली आराम की जिंदगी जी पाएगा, क्योंकि उसकी जगह ये कॉपी बाकी काम संभाल सकता है। इसी बीच किंगडम में एक पड़ोसी देश से एक शाही परिवार विजिट पर आता है, प्रिंसेस मैरियन और प्रिंस लेयस। लेयस एक बिगड़ैल और घमंडी लड़का निकलता है। वो हारुतो को ताना मारता है कि वो तो बस अनाथालय से उठाया गया एक कमजोर लेवल 2 का बच्चा है। वो अपनी ही बहन मैरियन को भी बेइज्जत करता है, कहता है कि वो सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल है। यह देखकर लेयस हारुतो को ड्यूल के लिए चैलेंज कर देता है। ड्यूल शुरू होने से पहले लेयस अपनी मैजिक से हारुतो का मानी लेवल चेक करता है और पाता है कि वो लेवल 9 का है, जबकि उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 40 है, जो एक लेवल 2 बच्चे के लिए काफी असामान्य है। फिर भी लेयस को यकीन है कि वो आराम से जीत जाएगा। फाइट में लेयस बार बार फायरबॉल अटैक करता है, लेकिन हारुतो का बैरियर मैजिक हर अटैक को सोख लेता है। आखिर में हारुतो वही सारे फायरबॉल्स को वापस लेयस की तरफ भेज देता है, जिससे वो बुरी तरह शर्मिंदा हो जाता है। बाद में मैरियन गोल्ड से पूछती है कि क्या हारुतो सच में सिर्फ लेवल 2 का है, क्योंकि उसे लगता है कि इतनी तेजी से मूव करने के लिए हारुतो ने कोई एडवांस सेल्फ ऑगमेंटिंग मैजिक इस्तेमाल की होगी। गोल्ड कहते हैं कि उन्हें भी नहीं पता कि यह सब कैसे होता है, यहाँ तक कि खुद हारुतो को भी इसकी वजह नहीं पता, इसलिए उन्होंने इसे वैसे ही स्वीकार कर लिया है जैसा ये है। इस पूरे ड्यूल के आखिर में हारुतो मन ही मन सोचता है कि चलो अब वो वापस अपने असली कमरे में आराम करने जा सकता है, यह दिखाते हुए कि यह भी उसी की भेजी हुई एक कॉपी थी जिसने पूरा ड्यूल लड़ा। शार्लट अब पूरी तरह इन नाइट पेट्रोल्स और जस्टिस वाले काम की दीवानी हो चुकी है, और इसका नतीजा ये है कि हारुतो को अब बहुत ज्यादा काम संभालना पड़ रहा है। तभी फ्ले वापस आ जाती है और कहती है कि उसे शार्लट से पता चला है कि हारुतो अकेले ही इन बुरे लोगों का सामना करने जाता है, इसलिए वो भी उसकी मदद करने आ गई है। हारुतो पूछता है कि उसके पास तो अपने खुद के मिशंस थे, तो फ्ले बताती है कि उसने अपने सारे काम पहले ही निपटा दिए। असल में यह सब वही बेकार के काम थे जो हारुतो ने उसे टालने के लिए दिए थे। हारुतो फ्ले को साफ चेतावनी देता है कि शार्लट देख रही होगी, इसलिए वो हिंसा को थोड़ा कम रख। फ्ले वादा करती है, लेकिन जैसे ही वो बैंडिट्स के सामने पहुंचती है, वो अपने अलग अलग ड्रामेटिक नाम बोलना शुरू कर देती है। कभी क्रिम्सन नाइट, कभी फ्लेम फेनरिर, और पूरा माहौल थोड़ा कॉमेडी जैसा बन जाता है। शार्लट यह देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि यह दोनों मिलकर एक शानदार कॉमेडी टीम की तरह लगते हैं। फ्ले शुरुआत में पूरी ताकत से मेगा फ्लेम जैसा बड़ा अटैक करने वाली होती है, लेकिन हारुतो उसे रोक देता है, क्योंकि उसने पहले ही हिंसा कम रखने को कहा था। आखिर में हारुतो खुद फाइनल ब्लो देकर बैंडिट्स को भगा देता है। बाद में फ्ले शिकायत करती है कि आज कुछ उसकी अटैक्स के बीच में आ रहा था, जिसकी वजह से वो अपने मास्टर की पूरी मदद नहीं कर पाई, लेकिन वो कहती है कि अगली बार ऐसा नहीं होगा। शार्लट कहती है कि वो अगली फाइट में इनकी और मजेदार हरकतें देखना चाहती है। हारुतो सोचता है कि क्या शार्लट की खुशी के लिए उसे फ्ले को हमेशा इस टीम में रखना चाहिए, लेकिन फिर खुद ही मना कर देता है। दूसरी तरफ महल में प्रिंस लेयस अब भी अपनी हार पर बहुत गुस्से में है। वो खुद को फ्लैश प्रिंसेस का बेटा और आने वाला राजा बताते हुए यह मानने से इनकार करता है कि एक साधारण लेवल 2 का लड़का उसे हरा सकता है। इसी बीच महल में क्वीन कंसोर्ट यानी लेयस की माँ मैरियन से कहती है कि कल के फार्मलैंड टूर में शार्लट को
भी साथ ले जाया जाए। मैरियन हैरान होकर मना करती है, लेकिन क्वीन कंसोर्ट जिद करती है कि ये उसी की भलाई के लिए है और उसे बस उनकी बात मान लेनी चाहिए। ये सुनकर कुछ अजीब सा शक पैदा होता है। इसी बीच हारुतो के घर में एक मजेदार सीन आता है, जहाँ हारुतो का रोबोटिक डबल, जिसे वो हारुतो नंबर 2 बुलाता है, बड़े शाही भोज से लौटकर शिकायत करता है कि उसे भी उतना ही अजीब लगता है जितना असली हारुतो को लगता। इसीलिए यह सब उसके लिए भी टॉर्चर जैसा था। हारुतो उसे शांत करता है और बताता है कि कल के फार्मलैंड टूर में जाना है क्योंकि प्रिंस लेयस ने बुलाया है। डबल ये सुनकर मना कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता वहाँ जाना। इसलिए असली हारुतो खुद जाने का फैसला करता है ताकि शार्लेट के साथ कुछ बुरा ना हो। टूर के रास्ते की जांच करते हुए हारुतो को कुछ अजीब लोग नजर आते हैं जो किसी को समन करने की तैयारी कर रहे होते हैं। वो वहाँ जाकर पूछताछ करता है, लेकिन वो लोग उसे मार्ग्रेव गोल्ड का भेजा हुआ जासूस समझकर उस पर हमला कर देते हैं। हारुतो को उन्हें हराना पड़ता है और वो एक के बाद एक अलग अलग मॉन्स्टर्स समन करते हैं। पहले स्केलेटन्स, फिर एक बड़ा सा गोलम। हारुतो नोटिस करता है कि हर मॉन्स्टर के सीने में एक लाल निशान है और जब वो उस पर बैरियर मैजिक से हमला करता है तो अचानक उन मॉन्स्टर्स का कंट्रोल उसके हाथ में आ जाता है, यानी उसने गलती से उनकी कमांड स्पेल पर कब्जा कर लिया। इसके बाद हारुतो उन समनर्स के लीडर से पूछताछ करता है, धमकी देता है कि या तो वो सच बता दें या फिर उन्हें जिंदा दफना दिया जाएगा। डर के मारे वो कैप्टन सच बता देता है। वो कहता है कि वो लोग क्वीन कंसोर्ट के पर्सनल समनर यूनिट से हैं और उन्हें कल के फार्मलैंड टूर पर मॉन्स्टर्स भेजकर हमला करने के लिए भेजा गया था। हारुतो पूछता है कि आखिर क्यों, तो पता चलता है कि असली टारगेट कोई और नहीं बल्कि शार्लेट जेनफिस है, क्योंकि क्वीन कंसोर्ट को डर है कि शार्लेट की मैजिकल पावर एक दिन उसकी अपनी ताकत को भी पीछे छोड़ देगी और पावरफुल मार्ग्रेव के सपोर्ट के साथ यह किंगडम को 2 हिस्सों में बांट सकती है। यह भी पता चलता है कि पहले जो इंपीरियल सोल्जर्स भेजे गए थे वो भी असल में क्वीन कंसोर्ट की ही चाल थी और वो पहले 2 बार फेल हो चुकी थी, इसलिए इस बार उसने अपनी खुद की यूनिट भेजी। ये सब सुनकर हारुतो को एहसास होता है कि उसके पिता पर हुआ हमला हो या माँ और शार्लेट पर हुआ अटैक हो, यह सब एक ही औरत की साजिश थी। हारुतो मन ही मन तय करता है कि वो अपने परिवार को बचाने वालों में से किसी को नहीं छोड़ेगा, चाहे वो उसकी अपनी बायोलॉजिकल मां ही क्यों ना हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रिंस लेयस अब भी हार से परेशान है और मैरियन उसे समझाने की कोशिश करती है कि हारुतो जैसे किसी से हारना कोई शर्म की बात नहीं। लेयस गुस्से में हारुतो से पूछता है कि आखिर उसने बिना किसी मैजिक के उसे कैसे हराया। हारुतो बताता है कि वो सिर्फ सोचकर अपनी मैजिक से खुद को ताकतवर बना सकता है। यह सुनकर लेयस को यकीन नहीं होता। वो सोचता है कि शायद हारुतो कोई रिटर्न डिमन है, यानी एक ऐसा इंसान जिसके पूर्वजों में कोई डिमन रहा हो और जिसकी वजह से उसे साधारण फिजिकल एबिलिटी और बहुत ज्यादा मानी मिलती है। मैरियन उसे बताती है कि रिटर्न डिमंस के अक्सर सींग या असामान्य आंखें होती हैं, लेकिन हारुतो का शरीर पूरी तरह नॉर्मल दिखता है। यह बात वो इसलिए जानती है क्योंकि उसने कई बार हारुतो के साथ नहाया है। यह सुनकर लेयस पूरी तरह हैरान हो जाता है और डांटने लगता है कि अपनी छोटी उम्र में इतना अजीब काम क्यों करती है, जिस पर हारुतो कहता है कि उसे कभी यह पसंद नहीं था कि शार्लेट उसके साथ नहाने आए। इसके बाद सब लोग गेहूं के खेतों वाले इलाके में पहुंच जाते हैं। शार्लेट यह देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि उसने पहले कभी गेहूं का खेत नहीं देखा। इसी दौरान हारुतो अपने पिता गोल्ड से अकेले में बात करने के लिए जाता है। वो एक हाइपोथेटिकल सवाल पूछता है कि अगर क्वीन कंसोर्ट शार्लेट को मारना चाहे तो पिता क्या करेंगे। पिता हैरान नहीं होते। वो बताते हैं कि उन्हें कल रात ही ब्लैक नाइट की तरफ से एक चिट्ठी मिली थी जिसकी मदद से उन्होंने क्वीन कंसोर्ट के खुद के समनर्स को हराया हुआ पाया। पिता आगे बताते हैं कि उन्हें पहले से पता था कि क्वीन कंसोर्ट उन्हें अपना दुश्मन मानती है, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि वो शार्लेट के पीछे पड़ जाएगी। पिता समझाते हैं कि क्वीन कंसोर्ट असल में गिजेलॉट है, जिसे फ्लैश प्रिंसेस कहा जाता है और जिसने कई साल पहले अकेले डिमन किंग को हराया था। इसी वजह से वो पूरे किंगडम में बहुत मशहूर और ताकतवर बन गई और बाद में राजा से शादी कर ली। राजा की खुद की पावर बहुत कमजोर हो चुकी है और कई नोबल सिंहासन पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन वो सिर्फ क्वीन कंसोर्ट के डर से ऐसा नहीं करते। इसका मतलब है कि अगर उसकी मौत हो जाए तो पूरे किंगडम में सिविल वॉर छिड़ सकता है, इसलिए उसे सीधे तौर पर हटाना भी आसान नहीं है। पिता कहते हैं कि अगर कोई और उससे भी ज्यादा पावरफुल इंसान सामने आए तो हालात बदल सकते हैं और वो मानते हैं कि किंगडम को भविष्य में एक ऐसे शासक की जरूरत है जो अभी बहुत छोटा है लेकिन जिसकी पावर की कोई हद नहीं। हारुतो समझ जाता है कि पिता की बात शार्लेट को लेकर है, ठीक वैसे ही जैसे पहले मैरियन ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। पिता हारुतो से साफ कह देते हैं कि उन्हें उससे यही उम्मीद है कि वो जब तक शार्लेट राजगद्दी संभालने लायक बड़ी नहीं हो जाती तब तक उसकी हिफाजत करता रहे और हारुतो
हारुतो बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कह देता है। एपिसोड के आखिर में हारुतो मन ही मन सोचता है कि एक बार शार्लेट खुद संभालने लायक हो गई तो वो आराम से अपनी शांत जिंदगी जी सकेगा, लेकिन उसे यह भी साफ पता है कि क्वीन कंसोर्ट दोबारा हमला जरूर करेगी, इसलिए उसे सिर्फ शार्लेट की हिफाजत से आगे भी कुछ सोचना होगा। वो आखिर में तय करता है कि अब वक्त आ गया है कि वो खुद उस औरत का सामना करे जिसे वो अपनी बायोलॉजिकल मां मानता है, और मन ही मन कहता है कि शायद यही दशक की सबसे बड़ी मां बेटे की मुलाकात होने वाली है। क्वीन कंसोर्ट अपनी समनर यूनिट को डांटती है क्योंकि वो लगातार तीसरी बार शार्लेट को खत्म करने में नाकाम रहे। उसे पता चलता है कि बॉर्डर प्रोविंस में जो कोई ब्लैक नाइट है वो ही उसकी यूनिट को हराने वाला था। ये सुनकर वो तय करती है कि अब वो खुद ही इस मामले को निपटाएगी और उसी तलवार का इस्तेमाल करेगी जिससे उसने कभी डिमन किंग को हराया था। अगले ही सीन में हारुतो यानी ब्लैक नाइट के रूप में महल के अंदर घुस आता है। क्वीन कंसोर्ट हैरान होती है कि इतनी सारी लेयर्स की बैरियर तोड़कर वो अंदर कैसे आ गया, लेकिन हारुतो मजाक में कहता है कि वो बैरियर उसे बहुत कमजोर लगे। इसके बाद दोनों के बीच एक भयंकर फाइट शुरू होती है। क्वीन कंसोर्ट अपने सबसे खतरनाक अटैक्स इस्तेमाल करती है, डुबाने वाला मैजिक, टुकड़े टुकड़े करने वाला अटैक और आखिर में सब कुछ जला देने वाली मैजिक, लेकिन हारुतो पर इनमें से कुछ भी असर नहीं करता। वो पूरी तरह हैरान रह जाती है कि इतने पावरफुल हमलों के बाद भी उसके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आई। आखिर में वो अपनी होली स्वॉर्ड निकालती है और खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर स्वॉर्ड्समैन बताती है। हारुतो सिर्फ इतना कहता है कि अगर वो सच में इतनी ताकतवर है तो उसे किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, और यह कहकर वो पूरी फाइट को एक ही झटके में खत्म कर देता है। इसके बाद वो उसकी गर्दन में एक स्पेशल कॉलर पहना देता है और साफ चेतावनी देता है कि आगे से मार्ग्रेव गोल्ड, जेनफिस या उसके परिवार और प्रोविंस पर हाथ नहीं उठाना, और जब तक वो खुद माफ नहीं करता यह कॉलर उसकी गर्दन में ही रहेगा। फ्ले ये देखकर बहुत खुश होती है। वो कहती है कि फ्लैश प्रिंसेस को इस हालत में देखना वाकई एक दुर्लभ नजारा है। हालांकि उसे लगता है कि उसे हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन हारुतो उसे जिंदा छोड़ने का फैसला लेता है। इसके बाद कहानी 5 साल आगे बढ़ जाती है। इन 5 सालों में सब कुछ बहुत शांति से चला है, क्योंकि उस दिन के बाद से क्वीन कंसोर्ट ने कभी परिवार के आसपास आने की हिम्मत नहीं की। हारुतो अब 15 साल का होने वाला है और उसे उम्मीद है कि इस बार उसका बर्थडे भी शांति से अपने कमरे में बीत जाएगा। इसी बीच शार्लेट, जो अब पूरी तरह एक बड़ी ओटाकू बन चुकी है, हारुतो को अपनी खुद की बनाई हुई ट्रांसफॉर्मेशन ब्रोच दिखाती है। फ्ले भी अपने खास कॉस्ट्यूम में मौजूद होती है और दोनों के बीच सर्दी में कपड़ों को लेकर एक हल्की फुल्की बहस चलती है। शार्लेट हारुतो से गुजारिश करती है कि बर्फीले दिन के मौके पर वो कोई शानदार आइस अटैक करके दिखाए। वो कहती है कि खुद उसकी ताकत इतनी नहीं है कि वो यह कर सके, लेकिन अगर दुनिया में कोई इसे कर सकता है तो वो सिर्फ हारुतो है। हारुतो उसे मना नहीं कर पाता और आखिर में शर्मिंदा होते हुए कुछ ड्रामेटिक डायलॉग्स बोलकर एक बहुत बड़ा आइस इफेक्ट बना देता है, जिसे देखकर शार्लेट खुशी से उछल पड़ती है। ठीक उसी वक्त वहाँ अचानक हारुतो के माँ बाप भी पहुँच जाते हैं। पता चलता है कि शार्लेट ने ही उन्हें बुलाया था। सब हैरान होते हैं कि ये इतना बड़ा आइस इफेक्ट किसने बनाया। फ्ले जल्दी से बात संभालने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक हारुतो की सीक्रेट पहचान वैसे भी उसके माँ बाप के सामने खुल चुकी है। सब लोग बैठकर आराम से बात करते हैं कि पिछले कुछ सालों से कोई बड़ा हमला नहीं हुआ। क्वीन कंसोर्ट भी अब कई सालों से किसी पब्लिक जगह पर नजर नहीं आई, और अजीब बात यह है कि लोगों के बीच अफवाह है कि उसने अचानक से गले में कोई गुलामी वाला कॉलर पहनना शुरू कर दिया है। कुछ लोग सोचते हैं कि यह बस उसका फैशन है, तो कुछ सोचते हैं कि शायद वो उसे उतार ही नहीं पा रही या फिर किसी ने जानबूझकर उसे यह पहनाया है। यह सुनकर हारुतो मन ही मन मुस्कुराता है, क्योंकि असली वजह सिर्फ उसे पता है। हारुतो सोचता है कि अब आखिरकार उसकी शांत और आराम की जिंदगी शुरू होने वाली है, लेकिन तभी उसके पिता एक बड़ी खबर सुनाते हैं। वो कहते हैं कि इस स्प्रिंग में हारुतो को रॉयल कैपिटल की मैजिक स्कूल में एडमिशन लेना होगा। हारुतो यह सुनते ही पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि स्कूल का नाम सुनते ही उसे अपनी पिछली जिंदगी की सारी बुरी यादें ताजा हो जाती हैं। पिता समझाते हैं कि यह सिर्फ उनकी मर्जी नहीं है, बल्कि खुद राजा ने हारुतो के लिए एक रिकमेंडेशन लेटर भेजा है। पिता को शक है कि इसके पीछे प्रिंसेस मैरियन का हाथ है, क्योंकि फार्मलैंड टूर के बाद से उसकी दिलचस्पी हारुतो में बढ़ गई और राजा अपनी बेटी की हर बात मान लेते हैं। साथ ही यह भी पता चलता है कि प्रिंस लेयस भी अपनी क्लास स्किप करके उसी स्कूल में एडमिशन ले रहा है और चाहता है कि हारुतो उसका दोस्त बने। पिता अपनी निजी राय भी बताते हैं। वो कहते हैं कि एक पिता के तौर पर वो चाहते हैं कि हारुतो अपने कमरे से बाहर निकलकर दुनिया देखे, नए लोगों से मिले और नई सोच सीखे, भले ही ये उनकी खुद की स्वार्थी इच्छा ही क्यों न हो। हारुतो को याद
याद आता है कि जब उसे किसी ने अपनाया नहीं था तब उसके पिता ने उसे बिना किसी शर्त के अपना बेटा बनाया था, इसलिए वो मना नहीं कर पाता और आखिर में स्कूल जाने के लिए हाँ कह देता है। पिता यह भी सुझाव देते हैं कि उसे साथ में एक अटेंडेंट ले जाना चाहिए ताकि पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे सके। हारुतो सोचता है कि फ्ले को साथ ले जाना बहुत बड़ी मुसीबत होगी, इसलिए वो उसे नहीं ले जा सकता। इसी बीच उसकी माँ मजाक में खुद आने का ऑफर देती है, जिसे हारुतो शर्मिंदा होकर मना कर देता है। आखिर में यह तय होता है कि अगले 3 महीनों में कोई सही अटेंडेंट ढूंढ लिया जाएगा। लेकिन असल में हारुतो का अपना ही एक अलग प्लान है। वो सोचता है कि वो खुद स्कूल नहीं जाएगा बल्कि अपनी रोबोटिक कॉपी हारुतो नंबर 2 को वहां भेज देगा। उसका आइडिया यह है कि चूंकि कॉपी मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकती, इसलिए उसे बहुत जल्दी अपनी काबिलियत की कमी की वजह से स्कूल से निकाल दिया जाएगा और उसकी असली जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। कॉपी को यह पूरा प्लान पता चलते ही डर लगने लगता है। वो सोचता है कि कहीं उसे स्कूल में सीनियर से पिटना पड़ा तो क्या होगा, या अगर उसने मजबूरी में बैरियर मैजिक इस्तेमाल कर ली तो क्या होगा। हारुतो मजाक में कहता है कि अगर उसे कुछ हो भी गया तो उसके पास और भी कॉपीज रिजर्व में है, लेकिन फिर हंसते हुए बताता है कि वो सिर्फ मजाक कर रहा था क्योंकि शार्लेट उसे कभी इतना लापरवाह नहीं होने देगी। आखिर में कॉपी एक शर्त पर स्कूल जाने को राजी होता है। वो कहता है कि हारुतो को उसके लिए एक स्पेशल प्रोटेक्टिव बैरियर बनाना होगा ताकि उसे कोई नुकसान न पहुंचे, और दोनों के बीच यह डील पक्की हो जाती है। हारुतो ने पिछले 5 सालों में घर से एक पहाड़ की दूरी पर एक झील के किनारे अपने लिए एक बिल्कुल परफेक्ट शट इन कैबिन बना ली है, जहाँ कोई उसे डिस्टर्ब नहीं करता। वहाँ वो अपने गेम्स खेलकर आराम से समय बिता रहा होता है। तभी फ्ले वहाँ एनिमे देखने के लिए आ जाती है। उसके बाद शार्लेट भी वहाँ पहुँचती है। वो शिकायत करती है कि उसे कैसल में एनिमे देखने का मौका ही नहीं मिलता और यहाँ तक आना भी बहुत मुश्किल होता है। हारुतो एक आइडिया देता है कि वो अपनी मैजिक से उसे टेलीपोर्ट कर सकता है, लेकिन उसे ये टेस्ट किसी जिंदा इंसान पर करके देखना है। यहीं पर वो अपनी कॉपी हारुतो नंबर 2 को टेस्ट सब्जेक्ट के तौर पर बुलाता है। कॉपी शुरू में मना करता है क्योंकि उसे डर है कि कहीं वो किसी अजीब डायमेंशन में फंस ना जाए, लेकिन आखिर में वो टेलीपोर्ट से गुजरता है और सुरक्षित बाहर आ जाता है, जिससे साबित हो जाता है कि यह मैजिक पूरी तरह सेफ है। अब हारुतो और शार्लेट दोनों घर और कैबिन के बीच आसानी से आ जा सकते हैं। हारुतो एक ऐसी जगह पहुंचता है जिसे वो कई साल पहले भूल ही चुका था, एक स्केलेटन विलेज। दरअसल कुछ साल पहले जब उसने रॉयल समनर्स की भेजी हुई स्केलेटन आर्मी को हराया था, तो लड़ाई के बाद वो स्केलेटन्स किसी वजह से उसके पीछे पीछे चलने लगे थे, इसलिए हारुतो ने उन्हें रहने के लिए कुछ जमीन दे दी थी और वो वहीं बस गए। जॉनी नाम का एक स्केलेटन वहाँ का कमांडर बन चुका है और वो हारुतो को पूरे इलाके की गाइडेड टूर देने लगता है। पता चलता है कि यहाँ सिर्फ स्केलेटन्स ही नहीं बल्कि फ्ले द्वारा इकट्ठा किए गए और भी कई बेघर मॉन्स्टर्स रहते हैं, जिन्हें यहाँ खेती और बाकी सारे काम अच्छे से मैनेज करना सिखाया गया है। जॉनी बहुत ही विनम्र, बहुत बातूनी और पूरी तरह वफादार निकलता है और हारुतो को लगता है कि शायद यही उसके लिए परफेक्ट अटेंडेंट बन सकता है, लेकिन उसकी लगातार बकबक सुनकर वो ये आइडिया छोड़ देता है। वहीं एक विशालकाय गोलम गीगन भी मिलता है जो देखने में डरावना लेकिन स्वभाव से बहुत जेंटल है, फिर भी उसका साइड स्कूल जैसी जगह के लिए सही नहीं बैठता। हारुतो को अब भी अपना अटेंडेंट नहीं मिल पाया है और इसी बीच शार्लेट और फ्ले दोनों वहाँ पहुँच जाती है। फ्ले उत्साहित होकर बताती है कि उसने ब्लैक नाइट के लिए एक नया और शानदार नाम सोचा है। वो इंटरनेट से एक जर्मन शब्द ढूंढ लाई है जिसका मतलब है तबाही और सृजन दोनों पर राज करने वाला देवता, और उसे लगता है कि यह नाम हारुतो पर बिल्कुल सूट करेगा। हारुतो थोड़ा हैरान होता है कि उसने अपनी छोटी बहन को एक जेंटल नोबल लड़की से पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ओटाकू बना दिया है। शार्लेट भी अपनी तरफ से इस पूरे स्केलेटन और मॉन्स्टर विलेज का एक शानदार नाम रखने की जिद करती है और आखिर में वो इसे पैंडेमोनियम नाम दे देती है। इसी दौरान किंगडम से एक बड़ी खबर आती है। बॉर्डर के पास एक बहुत विशालकाय नीले रंग का ड्रैगन देखा गया है। पता चलता है कि यह ड्रैगन एम्पायर की तरफ से भाग कर आया है, जहाँ शायद उसका शिकार किया गया और वो घायल हो चुका है। राजा की तरफ से मांग आती है कि चूंकि यह ड्रैगन का मामला है, इसलिए डेमन फ्ले को इसकी जांच के लिए भेजा जाए। फ्ले साफ मना कर देती है। वो कहती है कि वो सिर्फ हारुतो के आदेश मानती है, लेकिन फिर वो अपनी असली वजह बताती है। वो कहती है कि अगर ये ड्रैगन इतना बड़ा है तो इसकी उम्र 100 साल से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन उसे कोई ऐसा नीला ड्रैगन याद नहीं जो डेमन्स और इंसानों के बीच हुई पुरानी जंग में शामिल हुआ हो। इसका मतलब है कि यह ड्रैगन जंग के दौरान डर कर पहाड़ों में छुपा रहा और फ्ले को लगता है कि इतने डरपोक जीव की मदद करना उसकी शान के खिलाफ है। लेकिन शार्लेट को यह सुनकर बहुत बुरा
बुरा लगता है। वो फ्ले से पूछती है कि क्या वो सच में उस बेचारे घायल ड्रैगन की मदद नहीं करेगी, क्योंकि अकेले और घायल होने का दर्द सोचकर ही उसे उदासी होती है। फ्ले को समझ आ जाता है कि हारुतो के लिए शार्लेट की खुशी सबसे ज्यादा मायने रखती है, इसलिए वो आखिर में मान जाती है। हालांकि वो अपने अंदाज में यह भी कह देती है कि अगर वो जा रही है तो उन शिकारियों को भी सबक सिखाएगी जो उस ड्रैगन का पीछा कर रहे हैं। जब यह टीम आखिरकार उस ड्रैगन तक पहुंचती है तो देखते हैं कि कुछ एडवेंचरर्स पहले से ही उस घायल और कमजोर ड्रैगन को घेर कर उस पर हमला करने वाले हैं ताकि उसे मार कर इनाम कमा सके। यह देखकर हारुतो ब्लैक नाइट के रूप में वहां पहुंच जाता है और उन एडवेंचरर्स को आसानी से हरा देता है। वो उन्हें डांटते हुए कहता है कि किसी कमजोर और घायल जीव पर गैंग बनाकर हमला करना बिल्कुल गलत बात। इसके बाद ड्रैगन अपनी पूरी कहानी बताता है। वो बताता है कि वो पिछले 300 सालों से एक गुफा में छुपा रहा, बिल्कुल अकेला। एक दिन कोई एडवेंचरर वहां भटक कर आया और अपनी एक किताब वहीं छोड़ गया। उस ड्रैगन को वो किताब इतनी पसंद आई कि उसने उसे बार बार पढ़ना शुरू कर दिया, और जब किताब खत्म होती तो फिर से शुरुआत से पढ़ने लगता। धीरे धीरे उसे और किताबें पढ़ने की चाहत होने लगी, इसलिए वो कभी कभी इंसानी रूप लेकर गांवों में जाता ताकि वहां से किताबें ढूंढ सके। यह सिलसिला सालों तक चलता रहा, लेकिन आखिर में एक बड़े एडवेंचरर ग्रुप ने उसकी असली पहचान पकड़ ली और उसे वहां से भगा दिया, यहाँ तक कि उसकी जान लेने की भी कोशिश की। ये सुनकर फ्ले पूरी तरह भावुक हो जाती है। वो कहती है कि यह उसकी सुनी हुई सबसे दुखद कहानियों में से एक है कि कैसे इस बेचारे ड्रैगन को सिर्फ किताबें पढ़ने के शौक की वजह से मारने की कोशिश की गई। फ्ले फौरन उसे अपना डिमन भाई मान लेती है और उसे पैनडेमोनियम में आने का न्योता देती है। ड्रैगन बताता है कि उसने अपनी किताबों से बहुत कुछ सीखा है, यहाँ तक कि इंसानी भावनाओं के बारे में भी, और उसे लगता है कि शायद वो हमेशा से किसी के साथ इसी तरह का जुड़ाव महसूस करना चाहता था। हारुतो से मिलने पर ड्रैगन उसका धन्यवाद करता है और कहता है कि वो एक ब्लिजर्ड ड्रैगन है, और चूंकि उसका कोई नाम नहीं है इसीलिए वो हारुतो से गुजारिश करता है कि उसे एक नाम दे दे। हारुतो थोड़ा सोचकर उसे लिजा नाम देता है और ड्रैगन को यह नाम बहुत पसंद आता है। लिजा तुरंत खुद को हारुतो की नई सेवक घोषित कर देती है और वादा करती है कि वो हमेशा उसकी सेवा में समर्पित रहेगी। लेकिन फ्ले को यह देखकर तुरंत अपनी पोजीशन की चिंता होने लगती है। वो लिजा को साफ बता देती है कि वो हमेशा से हारुतो की पहली सेवक रही है और रहेगी, इसीलिए लिजा को दूसरे नंबर पर संतोष करना होगा। लिजा शांति से इस बात को मान लेती है और फ्ले मन ही मन तय करती है कि वो किसी हाल में इस बड़ी छिपकली जैसी ड्रैगन से पीछे नहीं रहेगी, यह दिखाते हुए कि आगे इन दोनों के बीच एक मजेदार कंपटीशन शुरू होने वाला है। उसके बाद लिजा को औपचारिक रूप से घर के मेंबर्स से मिलवाया जाता है। हारुतो बताता है कि यह एक ब्लिजर्ड ड्रैगन है और यहाँ मेड के तौर पर काम करना चाहती है। माँ और पिता दोनों उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और उसे परिवार में शामिल कर लेते हैं। बस इतनी शर्त रखते हैं कि उसे कैसल के नियमों का पालन करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि लिजा बहुत तेजी से हर काम सीख रही है, चाहे वो झाड़ू लगाना हो, बर्तन धोना हो या खाना बनाना हो। पहली ही रात को वो इतना स्वादिष्ट खाना बना देती है कि सब हैरान रह जाते हैं और सब मेड्स भी उसकी तारीफ करती हैं कि वो कितनी जल्दी हर चीज सीख लेती है। ये देखकर माँ सुझाव देती हैं कि लिजा को शार्लेट की पर्सनल मेड बना दिया जाए और सब इस पर राजी हो जाते हैं। धीरे धीरे लिजा और शार्लेट के बीच एक बहुत प्यारी दोस्ती बन जाती है। लिजा उसे सुबह जगाने से लेकर हर छोटी बड़ी चीज में मदद करती है, यहाँ तक कि वो शार्लेट को मैजिक के बेसिक्स भी सिखाने लगती है, वो भी घर के काम करते करते। शार्लेट खुलकर कहती है कि वो लिजा को अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानती है और लिजा भी उसे यही जवाब देती है, जिससे दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। हारुतो ये सब देखकर सोचता है कि लिजा वाकई उसके लिए परफेक्ट अटेंडेंट साबित हो सकती है, क्योंकि वो इतनी काबिल, तेज और भरोसेमंद है। लेकिन फिर उसे ख्याल आता है कि अगर वो लिजा को शार्लेट से छीन कर अपने साथ ले गया तो यह शार्लेट के लिए बहुत बुरा होगा, क्योंकि उसने अभी अभी अपनी पहली सच्ची दोस्त बनाई है। इसी उलझन में वो एक तरकीब निकालता है। वो सोचता है कि वो लिजा को अपना अटेंडेंट बना सकता है और जब भी जरूरत हो अपनी मैजिक की मदद से वो उसे वापस कैसल भेज सकता है, ताकि वो शार्लेट के साथ भी समय बिता सके। ये प्लान सुनकर उसे लगता है कि आखिरकार उसकी सारी प्रॉब्लम्स सुलझ गई हैं। इसी बीच हारुतो शार्लेट को बताता है कि अगले हफ्ते से वो रॉयल कैपिटल में स्कूल जाना शुरू करेगा। ये सुनते ही शार्लेट का दिमाग तुरंत उन तमाम एनिमे में देखी हुई स्कूल वाली कहानियों की तरफ चला जाता है। वो सोचती है कि हर स्कूल में कोई न कोई सीक्रेट इविल स्टूडेंट काउंसिल होती है जो मासूम बच्चों को गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करती है, और उसके पीछे कोई बड़ा इविल ऑर्गेनाइजेशन होता है जो पूरे किंगडम को खतरे में डाल सकता है। असल में उसे ये गलतफहमी इसलिए होती है क्योंकि जब उसने पहले हारुतो से स्कूल के बारे में पूछा था तो हारुतो ने सिर्फ इतना कहा था कि वहाँ बहुत खतरनाक
और डरावनी चीजें होती हैं, ये याद करते हुए कि उसकी अपनी पिछली जिंदगी में स्कूल कितना बुरा अनुभव था। लेकिन शार्लेट ने इसे पूरी तरह गलत समझ लिया। शार्लेट तुरंत फ्ले और लीजा को बुलाकर एक सीक्रेट राउंड टेबल मीटिंग बुलाती है ताकि वो अपने भाई की मदद करने का प्लान बना सके। इस मीटिंग में फ्ले जोश में आकर लगभग यह बता ही देती है कि हारुतो असल में डिमन किंग है, लेकिन खुद को रोक लेती है। शार्लेट को यह सुनकर बहुत हैरानी होती है कि उसके भाई से जुड़ा कोई और भी बड़ा राज है, लेकिन फ्ले उसे प्यार से समझा देती है कि यह राज जल्दी ही सामने आ जाएगा और उसे इंतजार करना चाहिए। शार्लेट, फ्ले और लीजा तीनों मिलकर तय करते हैं कि वो हारुतो को बिना बताए कैपिटल जाकर पहले से जानकारी इकट्ठा करेंगे ताकि वो उसकी मदद कर सकें और उसे परेशान न करें। लीजा हालांकि यह मानती है कि हारुतो को हर चीज के बारे में बताना उसकी जिम्मेदारी है, इसलिए वो बाद में सीधा जाकर हारुतो को यह पूरी मीटिंग की बात बता देती है। हारुतो यह सुनकर हैरान भी होता है और उसे थोड़ी हंसी भी आती है क्योंकि शार्लेट ने पूरी बात को कितने ड्रामेटिक तरीके से समझ लिया है। वो लीजा का शुक्रिया करता है और सोचता है कि इस सारी गलतफहमी को सही करने की बजाय वो इसे ऐसे ही चलने देना बेहतर समझता है ताकि शार्लेट खुश रहे। आखिर में हारुतो लीजा से सीधा पूछता है कि क्या वो उसके साथ रॉयल कैपिटल चलेगी और उसकी ऑफिशियल अटेंडेंट बनेगी। लीजा थोड़ा हैरान होती है लेकिन कहती है कि अगर यही हारुतो चाहता है तो उसके पास कोई और चारा नहीं। हारुतो मन ही मन बहुत खुश होता है कि आखिरकार उसकी अटेंडेंट वाली प्रॉब्लम सुलझ गई और वो सोचता है कि अब बस उसे किसी तरह जल्दी से स्कूल से एक्सपेल होने का तरीका ढूंढना है ताकि वो जल्द से जल्द वापस अपनी शांत जिंदगी में लौट सके। हारुतो शार्लेट के लिए उड़ने वाली मैजिक सीखने का इंतजाम करता है और फ्ले उसे उड़ना सिखाने की कोशिश करती है, हालांकि उसका अपना तरीका बहुत अजीब निकलता है। इसके बाद हारुतो पूरे मॉन्स्टर विलेज के लिए एक हॉट स्प्रिंग बाथ बना देता है जहां फ्ले शुरू में गर्म पानी में जाने से मना करती है क्योंकि उसे लगता है यह उसकी प्रजाति के लिए नेचुरल नहीं है, लेकिन बाद में वो खुद उसे बहुत पसंद करने लगती है। लीजा अपनी पुरानी गुफा वाली जिंदगी के बारे में बताती है कि कैसे वो किताब पढ़ते हुए महीनों बिता देती थी और हफ्ते में सिर्फ एक बार कुछ खाती थी। आखिर में हारुतो अपने लिए एक मानी लेवल मापने वाला डिवाइस बनाता है और उसे फ्ले और शार्लेट पर टेस्ट करता है। फ्ले का लेवल देखकर सब हैरान होते हैं कि डिमंस की पावर वाकई बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जब शार्लेट का मैक्स लेवल सामने आता है तो सब और भी ज्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि यह क्वीन कंसॉर्ट के लेवल के आसपास ही निकलता है। शार्लेट खुद यह भी बताती है कि जब वो बहुत छोटी थी तब उसने गलती से एक बड़ा फायरबॉल बना दिया था, जिसकी वजह से उसकी माँ ने उसकी पावर पर एक सीलिंग स्पेल लगा दिया था ताकि वो कंट्रोल से बाहर न जाए। ये सुनकर सबको समझ आता है कि शार्लेट असल में जन्म से ही बहुत असाधारण टैलेंट लेकर पैदा हुई है। हारुतो अपनी असली पावर बताने से साफ मना कर देता है, ये कहते हुए कि यह अभी के लिए एक राज ही रहेगा।